हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2023 को। तो मैंने आपको 26 अगस्त 2023 वाला पेपर करवा दिया है, कंप्लीट पेपर हो चुका है वो। तो जिसने क्लास नहीं देखी हो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा। और आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम इसके 40 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। आपको ये बताना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिसमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कौन सी पोषक तत्व चाहिए होते हैं अधिक मात्रा में, वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है और प्रोटीन भी हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी हमारे शरीर में पोषक तत्व की अधिक मात्रा चाहिए। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए होता है और फैट भी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने स्वास्थ्य को किस किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आध्यात्मिक कल्याण, सेकंड ऑप्शन है मानसिक शारीरिक और सामाजिक कल्याण, थर्ड ऑप्शन है रोग का अभाव, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, तो इसने मतलब इसे स्वास्थ्य की परिभाषा में आध्यात्मिक कल्याण को भी बताया है, मानसिक शारीरिक और सामाजिक कल्याण के भी बारे में बताया और रोग का अभाव भी बताया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो कि आयोग ने सही माना है, जो कि बिहार ने अपनी फाइनल आंसर की में दिया है उसके आंसर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन से भरपूर माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकंड है दालें यानी कि पल्सेस, थर्ड ऑप्शन है मक्का, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा किसमें, दाल में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आम में विटामिन ए होता है और मक्का में भी कौन सा, विटामिन ए होता है ज्यादा मात्रा में। तो प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल में होता है, दाल का स्रोत। और अगर ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वेजिटेरियन सोर्स में, सोयाबीन में। किस में, सोयाबीन में। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, सोयाबीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानी खतरा है। आपको ये बताना है कि सूक्ष्म जीव विज्ञानी खतरा कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कीड़े, सेकंड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है विविल, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि वायरस। तो खाने के लिए खतरे में कौन होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञानी वायरस होता है, ठीक है। कौन होता है, वायरस। और जो ये विविल दिया हुआ है ना, विविल का मतलब होता है घुन। जो घुन लग जाते हैं ना किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो वो विविल का मतलब क्या होता है, घुन लग जाना, यानी कि घुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है पाशीकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है। आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, सेकंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, थर्ड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जो पाशीकरण में तापमान को रखा जाता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है, ठीक है। और जो पाशीकरण की प्रक्रिया होती है ना, वो की जाती है मिल्क के ऊपर। किसके ऊपर, मिल्क के ऊपर पाशीकरण की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है
फल यानी कि आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बता दिए हुए हैं, जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू। क्या हो जाएगा? और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है? आपको ये बताना है कि जो ये फल है ना, जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू, इनको हम किस प्रकार से प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निर्जलीकरण, सेकंड ऑप्शन है सुखाना, थर्ड ऑप्शन है डिब्बाबंदी, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जैसे किशमिश है, अंजीर है, इसका हम निर्जलीकरण करते हैं, यानी कि उसमें जो नमी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है, उसको हम कम कर देते हैं, जैसे सुखाने के द्वारा। कैसे? सुखाना और निर्जलीकरण एक ही चीज मानी जाती है। जैसे सुखा दिया हमने, अंगूर को हमने सुखाया, उसका निर्जलीकरण किया, तो उसमें से क्या बना? किशमिश बना। फिर उसको क्या कर दिया? डिब्बा बंदी कर दी, यानी कि उसको डिब्बे में पैक कर दी, जिससे क्या? जिससे बाहर की जो ऑक्सीजन है ना, जो बाहर की गैस है या नमी है, वो उसमें प्रवेश ना कर पाए, जिससे हमारा खाद्य पदार्थ अच्छे समय मतलब ज्यादा टाइम तक के लिए चल पाए, यानी कि संरक्षित रह सके। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू को निर्जलीकरण, सुखाने और डिब्बा बंद के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि लंबाई कम है। क्या? लंबाई उम्र के अनुसार कम है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरास्मस, सेकंड ऑप्शन है वेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टार्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि स्टंटिंग। तो जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कम होती है ना, तो क्या कहलाती है? स्टंटिंग। ठीक है, और जो वेस्टिंग दे रखा है ना ऑप्शन में, वेस्टिंग का मतलब होता है जब हाइट कम होती है वजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या? जब हाइट कम होती है वजन के अकॉर्डिंग, तब क्या कहलाता है? तब वेस्टिंग कहलाता है। और मेरेस्मस में होता है, मेरेस्मस को सूखा रोग भी कहता है। ये प्रोटीन और एनर्जी की कमी से देखा जाता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? ये मोस्टली देखा जाता है एनर्जी की कमी से, पर कई बार एग्जाम में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से बताया गया है। इसमें जो बच्चा होता है ना, एकदम कंकाल तंत्र की तरह हो जाता है, बच्चे को सूखा रोग हो जाता है। कौन सा? सूखा रोग, बच्चा एकदम सूख जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से होता है, यानी कि पीई। क्लियर है आपको ये? तो वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट के अकॉर्डिंग वजन कम। स्टंटिंग का मतलब होता है लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कम हो। ठीक है, यानी कि एज के अकॉर्डिंग लंबाई कम है, और वेस्टिंग में हाइट के अकॉर्डिंग वजन कम है। और सूखे रोग में क्या होता है? बेरासनस होता है सूखे रोग से, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से। ठीक है, वेस्टिंग में हाइट के अकॉर्डिंग वजन कम है। क्या कम है? वेट कम है। वेट कम है। क्या? हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कौन सी विटामिन की जरूरत होती है स्वास्थ्य, एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी 12, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें सामान्य दृष्टि दिया है, एपिथेलियम दिया है और विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है। ये इसके की पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन के। तो ये किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से सामान्य दृष्टि होती है। मतलब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें आंखों से संबंधित रोग होंगे। अगर हमारे विटामिन ए की हमारी डाइट में संपूर्ण मात्रा होगी तो क्या होगी? हमारी सामान्य दृष्टि होगी, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और एपिथेलियम भी होगा। तो विटामिन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट? आपको ये बताना है। क्या बताना है? कौन सा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है लैक्टोज, थर्ड ऑप्शन है फ्रक्टोज, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो क्या पूछा है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टोज। ठीक है, अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है हमारा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। ठीक है, कौन सा? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। और यही कॉम्प्लेक्स में आ जाता है पॉलीसैकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होगा, कौन से? मोनो, डाइस और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। और डाइसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है हमारा माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसी तरह पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा हमारा स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। ठीक है, क्लियर है आपको ये? देखिए, इसको हम शॉर्टेज से भी आ सकते हैं। एम यानी कि मोनोसैकेराइड, GFG, MGFG यानी कि मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। इसी में डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में क्या आ जाता है? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड में आ जाता है हमारा स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। क्लियर है आपको ये? तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर था? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर था, यानी कि लैक्टोज। तो डाइसैकेराइड में हमारा क्या आता है? डाइसैकेराइड में आता है हमारा माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, और मोनोसैकेराइड में क्या आता है? मोनो में आता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। पॉली में आ जाता है हमारा स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है मुंह से, सेकंड ऑप्शन है पेट में, थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत में, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो स्टार्च का पाचन होता है ना, स्टार्च कौन सी होती है हमारा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। किस में आता है ये? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। और स्टार्च का पाचन शुरू होता है मुंह से। कहाँ से? मुंह से। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पेट में, सेकंड ऑप्शन है छोटी आंत में, थर्ड ऑप्शन है आंतों की कोशिकाओं में, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा पेट में, यानी कि पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है पेट में। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रगतिशील श्रृंखला में, किसमें? प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि यानी कि ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है विकास यानी कि डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील श्रृंखला के क्रमानुसार सुसंगत बदलाव को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको जो आयोग ने फाइनल आंसर की निकाली है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। तो ये आयोग के राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है विकास जो व्यायाम और कोशिशों से आता है। किससे? जो व्यायाम और कोशिशों से आता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं परिपक्वता, सेकंड ऑप्शन है सीखना, थर्ड ऑप्शन है वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो जो व्यायाम और कोशिशों से आता है वो क्या होता है? वो होता है सीखना। ठीक है, कोशिश करके ही हम सीखते हैं ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक सामान्य शिशु का वजन किस समय तक दुगना हो जाता है, यानी कि एक सामान्य शिशु का वजन किस टाइम तक दोगुना हो जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 3 महीने में, सेकंड ऑप्शन है 6 महीने में, थर्ड ऑप्शन है 9 महीने में, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो शिशु का वजन है ना, वो 6 महीने में दुगना हो जाता है। कितने? 6 मंथ में क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यही 3 गुना वजन हो जाएगा कब? 1 साल में। ठीक है, कब हो जाएगा 3 गुना वजन? 1 ईयर, यानी कि 1 साल में 3 गुना वजन हो जाएगा शिशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार 9 महीने के शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ओपीवी, सेकंड ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, थर्ड ऑप्शन है एमआर खसरा रुबेला, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं।
तो जो 9 महीने का शिशु होता है ना, 9 मंथ के शिशु को खसरा और रुबेला का टीका लगाते हैं। किसका? खसरा और रुबेला का टीका लगाते हैं। इसको MMR का टीका भी कहते हैं, यानी कि मीजल्स, मम्स और रुबेला। ठीक है, ये तीन टीके एक ही टीके में कंबाइन कर दिए गए हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? MMR का टीका, यानी कि मीजल्स, मम्स और रुबेला। ये 9 महीने के शिशु को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैंची का उपयोग करना कौन से विकास के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास, सेकंड ऑप्शन है बौद्धिक विकास, थर्ड ऑप्शन है मोटर विकास, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोटर विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैंची का उपयोग करना किस में आता है? मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और मोटर डेवलपमेंट में भी किस में आता है? ये फाइन मोटर स्किल में। किस में आता है? फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है हमारा कैंची का उपयोग करना, लिखना, या कोई ऐसे सूक्ष्म, जो हमारी सूक्ष्म मसल से काम होता है ना, वो किस में आ जाएगा? हमारा फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है उसमें आ जाएगा, जिसमें हमारे शरीर के मतलब शरीर का पूरा भाग हमारा इन्वॉल्व होता है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना। इसमें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल काम में आ जाती है। ठीक है, उपयोग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है जब शिशु स्वस्थ व्यक्ति के नमूने से पिछड़ जाता है, ठीक है, तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है नीचे की दशा, सेकंड ऑप्शन है ऊपर की दशा, थर्ड ऑप्शन है सपाट, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में की पॉइंट दिया हो क्या दिया हो? जब शिशु स्वस्थ वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है, यानी कि क्या? पीछे रह जाता है, तो कौन सी दिशा होगी? नीचे की दिशा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है हमारा कर्व, ऊपर की दिशा में तो ऐसे जाता है, और सपाट वाला हमारा ऐसे ही चला जाएगा एकदम। ठीक है, ऐसे करके सपाट। और जो नीचे की दिशा होगी उसमें क्या होगा? उसमें हमारा जाएगा ऐसे करके। ठीक है, नीचे की तरफ चला जाएगा। क्या ये ऐसे भी हो जाता है? डाउन वाला ऐसे ऊपर उठेगा फिर एकदम नीचे की तरफ चला जाए, यानी कि जो स्वस्थ वृद्धि के नमूने से है ना, बच्चा पिछड़ जाता है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीचे की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 3 महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास यानी कि माइलस्टोन शिशु हासिल करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वह पेट और पेट से पीठ तक पलट सकता है। सेकंड ऑप्शन है एक वयस्क के सहारे बैठ सकता है। थर्ड ऑप्शन है अपने सिर को संभाल सकता है। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो जो 3 महीने का बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा? अपने सिर को संभालना ही सीख पाता है बस। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 महीने का बच्चा अपना सर को संभाल पाता है, सकता है। पर जो 3 महीने से पहले का बच्चा होता है ना, उसका सर आपने देखा होगा पीछे की तरफ गिरता ही रहता है। अगर आप उसको गोद में लेते हैं तो आपको उसका सिर के नीचे हाथ लगाने की जरूरत होती है, वरना उसका सिर पीछे की तरफ लटक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टेलीग्राफिक बोली, कौन सी टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब होता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तुतलाना, सेकंड ऑप्शन है एक या दो शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन है कूकू करना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि एक या दो शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। ये क्या कहलाता है? टेलीग्राफिक बोली कहलाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख सकता है? ठीक है, कितने? 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख सकता है या बोल सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है करीब 10,000 शब्द, सेकंड ऑप्शन है करीब 12,000 शब्द, थर्ड ऑप्शन है करीब 8,000 शब्द, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 6 वर्ष का बच्चा करीब 10,000 तक शब्द बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसका सूचकांक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, सेकंड ऑप्शन है साक्षरता, थर्ड ऑप्शन है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय,
फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। अगर आपको याद हो तो ये SDI वाला क्वेश्चन है ना, जो मानव विकास सूचकांक SDI, ये आपके अगस्त 2023 वाले प्रीवियस ईयर में भी आया था, जिसमें क्या पूछा था, भारत की SDI रैंक पूछी थी। और आपके दिसंबर 2023 वाले पेपर में क्या पूछ लिए, इसका सूचकांक पूछ लिए। तो यानी कि इसका मतलब ये है, जो SDI वाला टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो SDI होता है ना, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का सूचकांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 6 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 4 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 8 मंथ एंड फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 6 मंथ। ये जितना ही सिंपल क्वेश्चन है उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 में आया था और फिर दोबारा 2000 मतलब दिसंबर 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गए। और ये क्वेश्चन मोस्टली मैंने देखा है कि हर TGT PGT एग्जाम में जरूर आया हुआ है, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, सेकेंड ऑप्शन है रक्त की कमी, थर्ड ऑप्शन है पोषणात्मक अंधापन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है ना, तो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण भी होता है, रक्त की कमी भी होता है और पोषणात्मक अंधापन भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण होता है, इसमें मैरास्मस रोग हो जाता है, कौन सा, मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। ये होता है PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ठीक है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है रक्त की कमी से, इसको रक्ताल्पता भी बोलते हैं। और पोषणात्मक अंधापन हो जाता है विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया चाहिए। ध्यान देना आप लोग, क्या रही है, विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बनावट, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता, सेकेंड ऑप्शन है जटिल कार्बोहाइड्रेट के बीच संतुलन, थर्ड ऑप्शन है मिठाई, आइसक्रीम और फास्ट फूड के उपभोग पर संयम, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जो विद्यालय पूर्व बच्चे हैं ना, उनके भोजन में यानी कि उनके आहार में बनावट, स्वाद, गंध एवं रंगों की विविधता देखी जाती है और जटिल कार्बोहाइड्रेट के बीच संतुलन भी देखा जाता है। और मिठाई, आइसक्रीम, फास्ट फूड उनको ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, उस पर भी संयम रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड में किस खाद्य वर्ग को सबसे छोटा शीर्ष यानी कि टिप पर स्थान पाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है वसा और चीनी, सेकंड ऑप्शन है दालें और फलियां, थर्ड ऑप्शन है मांस उत्पाद, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो पिरामिड कैसा बनता है हमारा, खाद्य पिरामिड ऐसा बनता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे हमारा क्या बनता है, पिरामिड बनता है। जो हमें अधिक मात्रा में चीज चाहिए, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, वो होता है सबसे नीचे, उससे कम के लिए सेकंड नंबर पे होता है, फिर होता है हमारा जो उससे कम चाहिए, और जो हमें सबसे कम चाहिए ना, वो होती है एकदम ऊपर टिप पे। जो हमें तो सबसे कम मात्रा में हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, फैट एंड शुगर, क्या, फैट एंड शुगर हमें सबसे कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये टिप पे क्या आ गया, फैट एंड शुगर, और सबसे नीचे आ जाता है हमारा सीरियल्स यानी कि अनाज, क्या आता है, सीरियल्स आ जाता है, सीरियल्स एंड पल्सेस यानी कि अनाज आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था की खान-पान संबंधी विकृति है जिसमें ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अतिरिक्त खाता है और उल्टी तथा विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ करता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, किशोरावस्था का जो बालक होता है वो पहले तो खाता जाता है,
खाने के बाद उसे लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा खा लिया है, फिर जो उसने एक्स्ट्रा खाया होता है ना उसको उल्टी के माध्यम से निकालता है, ठीक है, किसके माध्यम से, वो वॉमिटिंग करके उसको निकालता है। ऑप्शन दी हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड ऑप्शन है ब्लूमिया, थर्ड ऑप्शन है एनोरेक्सिया, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लूमिया। क्या हो जाएगा, ब्लूमिया राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूमिया में ये होता है कि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाना खा लेता है, बाद में उसको वॉमिटिंग के माध्यम से निकालता है। और जो एनोरेक्सिया होगा ना, एनोरेक्सिया में होता है कि व्यक्ति खाना ही कम खाता है, उसे लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो इस वजह से अपनी डाइट को ही कम कर देता है, बल्कि वो मोटा नहीं होता, फिर भी उसे भ्रम हो जाता है कि वो मोटा है, इस हिसाब से वो खाना ही कम खाता है। तो खाना कम खाता है तो उसके अंदर कमजोरी आ जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, अंडरवेट में चला जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों में पोषण संबंधित है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नैदानिक पोषण, सेकंड ऑप्शन है चिकित्सीय पोषण थेरेपी, थर्ड ऑप्शन है डाइटेटिक्स यानी कि आहारिका, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। तो जो पोषण संबंधी विशिष्ट क्षेत्र होता है ना, जो बीमारियों में पोषण संबंधित होता है, उसे नैदानिक पोषण भी कहते हैं, चिकित्सीय पोषण थेरेपी भी कहते हैं और डाइटेटिक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है नरम डाइट यानी कि सॉफ्ट डाइट, क्या, सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट डाइट क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ठोस पर नरम भोजन है, सेकंड ऑप्शन है हल्के मसाले युक्त भोजन है, थर्ड ऑप्शन है रेशे और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। जो सॉफ्ट डाइट होती है ना, वो ठोस पर नरम भोजन होता है, इसमें ज्यादा मसाले नहीं होते हैं और ना ही रेशे और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप ही लोग देख लीजिए कि बिहार पीजीटी में कितने हल्के लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन कितना होता है। अधिक वजन क्या हो जाएगा हमारा, ओवरवेट। क्या हो जाएगा, ओवरवेट कौन सी स्थिति है जो शरीर का वजन निर्धारित करती है। ऑप्शन दिए हो इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है वांछित वजन से 20% अधिक होता है, सेकंड ऑप्शन है उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार माध्य मानक वजन से 10 से 20% ज्यादा होता है, थर्ड ऑप्शन है वांछित वजन से 10% कम होता है, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ओवरवेट हमारा वो होता है जो उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार ज्यादा माध्य मानक वजन से 10% से 20% ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा आप लोग से कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ये पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अधिक रेशेयुक्त आहार यानी कि हाई फाइबर डाइट, सेकंड ऑप्शन है अधिक वसायुक्त आहार, थर्ड ऑप्शन है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये तो आपके ORS की फुल फॉर्म होती है, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमें कॉन्स्टिपेशन के दौरान क्या लेना चाहिए, अधिक रेशेयुक्त फाइबर लेना चाहिए यानी कि हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कम भार वाले व्यक्तियों को का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI, क्या, कम भार वाले व्यक्तियों का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 18.5 से कम, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, यानी कि दशमलव, सेकेंड ऑप्शन है 18.0 से कम, थर्ड ऑप्शन है 20 से कम, क्या, थर्ड ऑप्शन क्या है, 20 से कम, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 8.5 से कम। कम वजन वाले व्यक्तियों का क्या होता है, 8.5 से कम BMI होता है, यानी अगर ओवरवेट वाले व्यक्ति होंगे तो उनका BMI कितना होता है, 8.5 से ज्यादा होता है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी वेट का BMI होता है 18.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा गैर मानव संसाधन है, यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है धन, सेकंड ऑप्शन है कौशल, थर्ड ऑप्शन है समय
फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए धन। ठीक है, तो जो गैर मानव रिसोर्स होते हैं ना, गैर मानव रिसोर्स वो होते हैं यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे बाह्य वातावरण में विद्यमान होते हैं। और मानव मानव संसाधन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर ही निहित होते हैं, जैसे किसी की बुद्धि, किसी की कौशल, ठीक है, किसी की परिपक्वता। तो ये क्या हो जाता है? मानव संसाधन हो जाएगा। और गैर मानव संसाधन में क्या आ जाएगा? हमारा धन आ जाएगा। पर आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राइट आंसर तो होना चाहिए था इसका धन, पर आयोग ने इसका आंसर अपने फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी को राइट माना है। ठीक है, तो मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो कि आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की में सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि संसाधनों की विशेषता को चिन्हित कीजिए, मतलब आप रिसोर्सेज को कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है सुलभता, सेकंड ऑप्शन है उपयोगिता, थर्ड ऑप्शन है विनिमयता, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संसाधन होने चाहिए वह हमारे सुलभ होने चाहिए यानी कि आसानी से हमें प्राप्त होनी चाहिए। उन संसाधनों की उपयोगिता भी होनी चाहिए यानी कि यूटिलिटी भी होनी चाहिए, और विनिमयता भी होनी चाहिए कि यानी कि इंटेंजिबिलिटी भी संसाधनों के अंदर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नियोजन, सेकंड ऑप्शन है नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है आयोजन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम नियंत्रण कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको नियंत्रण के नाम से जानेंगे। मैनेजमेंट में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप हमें वांछित फल दे रहे हैं तो ये नियंत्रण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है समय के प्रभावी तरीके से मैनेजमेंट में कौन सी स्थिति मदद करती है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है चरम भार अवधि, सेकंड ऑप्शन है विश्राम अवधि, थर्ड ऑप्शन है कार्यवर्ग, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो समय के प्रभावी तरीके से मैनेजमेंट स्थिति मदद करेंगे ना, वो चरम भार अवधि भी होगी, विश्राम अवधि भी होगी और कार्य वर्ग भी होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कार्य में सरलीकरण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है। आपको ये बताना है कि कार्य सरलीकरण में कौन सा परिवर्तन मददगार होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो कार्य के सरलीकरण में है ना, ये तीनों चीज क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरण में परिवर्तन करेंगे तब भी हमारे कार्य सरलीकरण में आसानी होगी। हम अपने अंतिम उत्पाद में ही चेंज कर देंगे तभी हमें क्या होगी? हेल्प होगी। और हाथ हम शरीर की गतियों में परिवर्तन करेंगे तभी क्या होगा? हमें हेल्प मिलेगी। और ये किसने दिए थे? ये सब परिवर्तन बताए थे मुंडेल ने। किसने बताए थे? ये मुंडेल ने बताए थे। तो कई बार एग्जाम में भी ये भी पूछ लेता है। तो ये मुंडेल के परिवर्तन के नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि धन के उपयोग के लिए नियोजन का सबसे आम तरीका कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड, सेकंड ऑप्शन है लेखा, थर्ड ऑप्शन है बजट, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धन के उपयोग के लिए हम प्लानिंग का सबसे आम तरीका होता है हमारा बजट बनाना। क्या होता है हमारा? प्लानिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा बजट बनाना। और बजट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बजट? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा संतुलित बजट। कौन सा? संतुलित बजट। दूसरा होता है हमारा घाटे का बजट, घाटे का बजट। और थर्ड होता है हमारा बचत का बजट, बचत का बजट। संतुलित बजट में ये होता है कि जितनी इनकम आ रही है उतना ही हमारा व्यय हो रहा है, यानी कि जितनी हमारी आय हो रही है उतना ही क्या हो रहा है? उतना ही व्यय हो रहा है। और घाटे के बजट में हो रहा है कि जितनी हमारी आय हो रही है उससे ज्यादा हमारा व्यय होता है।
और बचत के बजट में होता है कि जितनी हमारी आय आ रही है उससे कम हमारा व्यय होता है। और सबसे आदर्श बजट माना जाता है बचत के बजट को। ठीक है, बचत के बजट को क्या माना जाता है? सबसे आदर्श बजट की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वह कौन सी आय है जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष देती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक आय, सेकंड ऑप्शन है वास्तविक आय, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष आय, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो ऑप्शन में हमारा की पॉइंट छुपा होता है संतोष। जहाँ संतोष की भावना होती है वहाँ कौन सी मानसिक इनकम आ जाती है, कौन सी वहाँ पे मानसिक आय हमारी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऊनी रेशे का प्रोटीन क्या कहलाता है? क्या ऊनी रेशे के प्रोटीन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सेरिसिन, सेकंड ऑप्शन है कैरेटिन, थर्ड ऑप्शन है फाइब्रोइन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो सेरिसिन होता है, सेरिसिन तो एक प्रकार का गोंद होता है। क्या होता है? गोंद होता है। जो सेकंड ऑप्शन है कैरोटीन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऊनी रेशे का प्रोटीन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कैरोटीन कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि एक नरम रोएदार ऊंची तरह जो कैटरपिलर, ये हमारा की पॉइंट मिल गया। क्या? कैटरपिलर से मिलती हो किसी जटिल धागे उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्ल धागा, सेकंड ऑप्शन है सिनेली धागा, थर्ड ऑप्शन है रेटिन धागा, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सिनेली धागा। तो जो कैटरपिलर की तरह दिखता है ना, वो हमारा कौन सा धागा होता है? सिनेली धागा होता है। ये धागा हमारा ऐसे होता है। कैसे होता है ये धागा? हमें ऐसे देखने को मिलता है पास पास। तो ये कौन सी संरचना बनाता है? ये हमारे कैटरपिलर की संरचना बनाता है ये धागा। किसकी? कैटरपिलर की संरचना बनाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिनेले धागा। तो हमने दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर का आज हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट के जो 40 क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपने अगस्त 2023 वाला प्रीवियस पेपर नहीं देखा हो तो आप लोग जरूर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आए या नहीं आए? और मैंने आपको वही आंसर बताए थे जो कि आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की में दी हुई है। तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे जो आगे के क्वेश्चन पेपर हो ना उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच।